नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है जल। क्या है? जल। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिमवृष्टि के रूप धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उस जल को जल चक्र कहते हैं। चित्र 5.1। ये देखो जल चक्र। ठीक है, वर्षा होती है, वर्षा नदियों द्वारा महासागरों में जाता है, फिर वाष्पीकरण बनता है, वाष्पीकरण से संघनन बनता है, संघनन से वर्षा होती है। ठीक है, फिर वर्षा से वापस पहाड़ों पर्वतों के माध्यम से नदियाँ महासागरों में जाती हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते, हिमनदें, महासागरों, समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। शब्दावली। थलशाला, यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। क्रियाकलाप, अपनी थलशाला बनाइए। थलशाला, एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दे। इसके ऊपर हुमस की एक पतली परत लगाइए। पहले सबसे बड़े पौधे लगाइए, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें। पत्तियों में मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। ये देखो चित्र 5.2। विश्व प्रमुख समुद्र, झीलें, नदियाँ। दोस्तों ये थोड़ा टेढ़ा दे रखा है मानचित्र। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक के माध्यम से इसको अच्छे समझ सकते हैं। जैसे अपन एशिया में देखते हैं, एशिया में देखो हांगहो, पूर्वी चीन सागर, ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये हिंद महासागर, ये दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, हांगो नदी, कैस्पियन सागर। ठीक है, इधर देखो ये यूरोप, दनुबी नदी, काला सागर, भूमध्य सागर, नील नदी, ये अफ्रीका आ गया, लाल सागर, विक्टोरिया झील, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, नाइजर नदी, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये आर्कटिक सागर, ये कैस्पियन सागर। ठीक है, ये देखो उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये देखो उत्तरी अमेरिका, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, विनिपेग झील, सुपीरियर झील, हुरन झील, मिसिसिपी नदी, सॉल्ट लेक सिटी, कैरिबियन सागर, ये दक्षिण अमेरिका, अमेजन नदी। ठीक है, ये प्रशांत महासागर, ये मकर रेखा, ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा इधर से गुजरती है, ये कर्क रेखा इधर से गुजरती है, ये है अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका, ये दक्षिणी महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? महासागरीय औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। जैसे महासागर में कितना है? 97.3, बर्फ क्षेत्रक 0.02.0, भूमिगत जल 00.68, झीलों का लवण जल 0.009, स्थलीय समुद्री एवं नमकीन झीलें 0.009, वायुमंडल 0.0019, नदियाँ 0.0001, टोटल 100।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में? महासागरों में, और सबसे कम नदियों में। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। क्रियाकलाप 2 लीटर जल लें। मान लें या पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण लवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। ये देखो लवण जल का वितरण। 9 चम्मच बर्फ छत्रक, 2 चम्मच बोम जल, आधा चम्मच लवण जल की झीलें और 1 बूंद नदियाँ। ठीक है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ये कभी शांत नहीं रहता। महासागरीय गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा? 22 मार्च, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। प्रशांत महासागर, चित्र 5.3। ये देखो प्रशांत महासागर। क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जब जल लगातार उड़ता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। चित्र 5.4 तरंगे। ये देखो तरंगे। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकते हैं जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द जिसका अर्थ है पोताश्रय या तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सुनामी। 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। कौन सी? भारतीय प्लेट। और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल पर लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था, नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक विमानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक
कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। बाद में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुई। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में यह सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आते हैं, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, ये देखो कैसे प्रचंड रूप दिखा रखा है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण चेतावनी की प्रणालियों में हिंद महासागर तटीय निवासियों जागतिक कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या उस खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागर जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहा जाता है। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल विकर्षित होता है, जिसके कारण जो उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं और उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वह ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थान पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। लघु चित्र 5.5 लघु ज्वार भाटा एवं वर्ग ज्वार भाटा। तो ये देखो दोस्तों, जैसे ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, तो ये तीनों एक सिद्ध में है। ठीक है, तो ये कौन सा ज्वार भाटा आएगा? ये व्यर्थ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बराबर अपना बल लगा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा लघु ज्वार आएगा, एक तरफ सूर्य का बल लगा रहा है, एक तरफ चंद्रमा का। ठीक है, और लघु किस में आएगा? जब या चंद्रमा होगा, ये पृथ्वी होगी, ये सूर्य होगा, तो ये समकोण स्थिति में लघु आएगा और तीनों एक सिद्ध में होंगे, वहाँ वर्ग ज्वार आएगा। क्रियाकलाप: एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरे बाल्टी के एक और निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संयंत्र की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। महासागरीय धाराएं: महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुव की ओर प्रभावित होते हैं। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास उत्तर अमेरिका की पूरी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे ये भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी है अपनी। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ये ध्रुव है। तो हमेशा ये भूमध्य रेखा हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है और यहाँ किरण कम पहुँच पाती है। ठीक है,
तो हमेशा यहाँ पे गर्म रहने के कारण धाराएं गर्म रहती हैं। तो ये गर्म धाराएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं और ठंडी ध्रुवों से भूमध्य सागर की तरफ आती हैं। तो ध्रुवों की तरफ से आने वाली ठंडी रहती हैं और भूमध्य सागर से ध्रुवों की तरफ जाने वाली हमेशा गर्म रहती हैं। ठीक है, ये देखो जैसे मानचित्र में दे रखा है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये विषुवत रेखा। तो इस तरह से ये ऐसे बना रही है ना, ये इस तरह से जाएंगी, ये तो गर्म रहेंगी, और ये ऊपर से नीचे आ रही हैं, ये ठंडी रहेंगी। इसी तरह ये गर्म है और ये वापस ऐसे सर्किल बना के वापस चली जाती हैं और ठंडी है। इसी तरह ये ऐसे ऐसे सर्किल बनाती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जैसे गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं? गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, लेब्रोड ठंडी है, ये उत्तरी अटलांटिक ठंडी है, कैनरीज ठंडी है, उत्तरी विषुवतीय गर्म है, इक्वाडोर ये ब्राजीलियन गर्म है, फोकलैंड ठंडी है। ठीक है, वेनेजुएला भी ठंडी है, और ये दक्षिणी विषुवत धारा, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, क्यूरोसियो गर्म है, ओएसियो ठंडी है, अलास्का ठंडी है, कैलिफोर्निया ठंडी है, हम्बोल्ट भी ठंडी है। ठीक है, जिस ध्रुव की तरफ से आएंगी वो हमेशा ठंडी रहेंगी, और भूमध्य सागर से आएंगी वो हमेशा गर्म रहेंगी। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं अपन। निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। वर्षण क्या है? हमने देखा था वर्षण जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम औसत हिम वर्षा के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, इसे वर्षण कहलाता है। सेकंड है, जल चक्र क्या है? जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसे लहरों को प्रभावित करने वाले कारक हैं जल की मात्रा, वायु की गति, सूर्य चंद्रमा का आकर्षण। ग्रह है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जैसे सूर्य चंद्रमा के आकर्षण की शक्ति, महासागरीय जल में लवणता की मात्रा, वायु की गति, तापीय अंतर, पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्वारभाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है? ज्वारभाटा जैसे दिन में 2 बार नियम से महासागर जल का उठना गिरना ज्वारभाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है या तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। सूर्य चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ज्वारभाटा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, महासागरीय धाराएं क्या हैं? हमने देखा महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। नेक्स्ट है, कारण बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, कारण बताइए। उसका फर्स्ट है, समुद्री जल नमकीन होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होने के कारण है। जैसे महासागर के में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है, और समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थों को वाष्पीकरण न होने सकने के कारण ये समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं, और इसलिए समुद्री जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है क्योंकि जल की गुणवत्ता के ह्रास के कारण निम्न हो सकते, जैसे मनुष्य क्रियाकलाप से काफ़ी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों से मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, हाँ थर्ड क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन करें। क्या है? वह प्रकरण जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या कहोगे? उसे कहेंगे
जल चक्र। ठीक है। खैर सामान्यतः गर्म महासागर तारे उत्पन्न होते हैं, कहाँ होते हैं? ये होती है भूमध्य रेखा के निकट। नेक्स्ट है, दिन में 2 बार नियम से महासागर जल का उठना गिरना क्या कहलाता है? तो उसे कहेंगे अपन ज्वार भाटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित स्तंभों मिला सही जोड़े बनाइए। तो कैस्पियन सागर क्या है? कैस्पियन सागर है विशालतम झील। ज्वारभाटा, ज्वारभाटा है जल में सर्वाधिक उतार चढ़ा। सुनामी क्या है? सुनामी है तीव्र भूकंपी तरंगे। महासागरीय धाराएं क्या है? महासागरीय धाराएं हैं एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं, एक दूसरे के सामने ही है, ये सभी राइट है। नेक्स्ट है, तो चलो दोस्तों अपना चैप्टर और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।